हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 जो कि है हमारा न्यू एम्पायर एंड किंगडम। तो हमने देखा था कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, अशोका, ये सारे आए। फिर उसके बाद और भी नए नए एम्पायर, नए नए किंगडम्स आए। उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। कुछ जो रूलर है यहाँ पर देखेंगे। फिर आगे वाली जो हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री रहेगी उसमें भी हम देखेंगे। तो शुरू करते ही चैप्टर। पहला पॉइंट है हमारा, after the downfall of Mauryas, many new empires emerged. In 3rd century, a new powerful kingdom called the Gupta dynasty emerged. हमने देखा था कि जो मौर्य एम्पायर है सबसे पावरफुल कौन के टाइम में हुआ, अशोका के। लेकिन अशोका के डेथ के बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। तो जैसे ही मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो फिर नया एक एम्पायर आया, नया एक किंगडम आया, वो था हमारा गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता एज के बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उसमें, The period between 320 to 540 AD is known as Gupta Age। जो 320 से लेकर 540 ईस्वी तक हमारा जो चलता है उसको हम बोलते हैं गुप्ता एज। सेकंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री when rapid development took place in the field of art, architecture, literature, philosophy, trade, science and agriculture। और ये जो गुप्ता एज है इसी को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ आर्ट की फील्ड में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, फिलोसफी में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, इन सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए गोल्डन एज भी बोलते हैं हम इसे। थर्ड पॉइंट है हमारा, द सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट गुप्ता आर आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इसके सोर्सेज कौन से हैं? तो इसके आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं और हमारे पास कुछ रिटर्न सोर्स भी हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुप्ता इंक्लूड द रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता, प्रज्ञा, प्रशस्ति, पिल्लर, इंस्क्रिप्शन एट इलाहाबाद और बाय कोर्ट पॉइंट ऑफ हरिशना एक्सेट्रा। आर्कोलॉजिकल सोर्स किस तरह के हैं? तो जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हमें मिलती है, प्रशस्ति पिल्लर हमें मिलता है, कुछ इंस्क्रिप्शन भी हमें मिले हैं। ये सारी चीज़ों से हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और देखते हैं किससे पता चलता है। तो फिफ्थ पॉइंट पर, coins and literally sources from the other source of information. This include gold and silver coin issued by Samudragupta and other rulers and accounts of writers like Fazian. Some other sources are the work of Kalidas, Raghuvansh, Meghadut and Abhigyan Sakuntala। और भी कुछ जो सोर्सेस हमें मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, वो मिलते हैं हमें फाजियान से मिलते हैं। उस समय के गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन है उन पे जो सील्स लगी है उससे भी हमें पता चलता है। और जो कालिदास की जो बुक्स है, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, इनसे भी हमें पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। कौन कौन से यहाँ पे रूलर थे? नंबर 1, श्रीगुप्त इज सपोज टू द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है, मतलब उसको जो गुप्ता डायनेस्टी को जिसने बनाया था या डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो थे श्रीगुप्त। सेकंड पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट पावरफुल रूलर वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट हु असेंस द थ्रोन इन 320 AD। हिज मैट्रिमोनियल अलायंस विथ लिच्छवी प्रिंसेस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। सेकंड पे जो आते हैं, जो सबसे पावरफुल रूलर भी थे, वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि लगभग 320 AD में आए और उन्होंने लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी कर ली। और शादी करने के बाद जो गुप्ता डायनेस्टी थी या गुप्ता एम्पायर जो था वो पूरी तरीके से बदल गया। थर्ड है हमारा, द नेक्स्ट पावरफुल रूलर वाज हिज सन समुद्रगुप्त whose glory and conquest is described in the Allahabad pillar inscribed by his court poet हरिसेना। और चंद्रगुप्त फर्स्ट की डेथ के बाद उसका जो नया वहाँ का, चंद्रगुप्त की डेथ के बाद जो नया रूलर बना वो था उसका लड़का समुद्रगुप्त। उसकी भी जो गाथाएं हैं वो भी बहुत फेमस है, वो भी एक पावरफुल राजा था। ये हमें इलाहाबाद में जो पिल्लर है उस पर लिखी हुई चीज़ों से पता चलता है, जो कि लिखा है राजा हरिसेन ने। हरिसेन क्या थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम में वहाँ के राइटर थे। उसके जो कोर्ट था, उसका जो किंगडम था, उसके राजा थे, वो राइटर थे वहाँ के। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द नेक्स्ट पावरफुल रूलर वाज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हु एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथ द गुप्ता एम्पायर। ही ऑक्युपाइड साका टेरिटरीज, फाहियन, विजिटेड इंडिया इन हिज रूल। अब देखो जरा,
समुद्रगुप्त की डेथ के बाद जो नया रूलर आया वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो काफ़ी पावरफुल था और उसने गुप्ता एम्पायर को काफ़ी फैलाया भी था। और उसी के टाइम पीरियड में जो फाजियान था वो भारत घूमने के लिए आया था। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस तरह का था। नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय अ किंग हु वाज असिस्टेड बाय द मिनिस्टर। जो सेंट्रल में होगा, जो सेंट्रल से हेड करेगा, वो होता है राजा, और जो क्या करेगा, अलग अलग जो स्टेट से अलग अलग जो टाउन है उसको पूरा देखेगा, उसमें वो मिनिस्टर्स को नियुक्त कर देता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, द गुप्ता एम्पायर है सेवरल देशा और प्रोविंस हेडेड बाय उपारिका। अब जो गुप्ता एम्पायर है उसका सेंट्रल का तो एक राजा हो गया, लेकिन हर एक जगह पे तो राजा नहीं होगा, तो उस राजा ने क्या करा, अलग अलग जगह के लिए प्रोविंस बना दिए और वहाँ पे उन्होंने हेड कर दिए। एक छोटा टाउन है उसका एक कोई हेड होगा और उस हेड को बोला जाता था उपारिका। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, द लो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ डिस्ट्रिक्ट और अ ग्रुप ऑफ विलेज, ईच विलेज वाज हेडेड बाय ग्राम दक्ष। और जो छोटे छोटे प्रोविंस थे उसके तो जो हेड थे वो हो गए उपारिका, और जो उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो विलेज आते थे और विलेज के जो हेड थे उनको नाम रखा उन्होंने ग्राम दाइक्स का। जो ग्राम में जो भी गांव होते छोटे छोटे उनमें जो देख रेख करेगा वो इसी का काम रहता था। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी के मिलिट्री सिस्टम की, कैसा वहाँ का मिलिट्री सिस्टम था। नंबर 1, द मिलिट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड ऑन अ साइंटिफिक लाइफ लाइक द मौर्यास। जैसे हमने देखा था अशोका की जैसे आर्मी थी, वैसा की वैसे ही आर्मी सिस्टम कहाँ का भी था, गुप्ता डायनेस्टी का आर्मी सिस्टम भी था। सेकंड पॉइंट है, द महासेनापतिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेडिंग द कॉन्टिजेंट ऑफ कैवेलरी एंड एलिफेंट। और जो आर्मी होती थी उसमें एक महासेनापति होता था जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था मेंटेनेंस का या एलिफेंट्स की देखरेख, सभी की देखरेख के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। थर्ड पॉइंट है हमारा, सेवरल अदर रैंक्स इन आर्मी कॉल्ड महासनधिकारिका आल्सो एग्जिस्टेड। और जो आर्मी थी उसमें अलग अलग तरह की रैंक भी इस डायनेस्टी में हमें देखने को मिली है। आगे हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की सोशल कंडीशन की, तो वो कैसी थी। पहला पॉइंट है हमारा, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 मामस। जो सोसाइटी थी गुप्ता डायनेस्टी की वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, कौन कौन से वो हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, बूचर्स एंड एग्जीक्यूटर्स लिव्ड इन ड्वेलिंग आउटसाइड द सिटी। जो बूचर्स और एग्जीक्यूटर जो थे वो सिटी के बाहर रहते थे। थर्ड में आते हैं हमारे, द ब्राह्मण्स रिसीव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। 4 पार्ट में डिवाइड थी, तो जो बूचर्स या एग्जीक्यूशनर थे वो सिटी के बाहर रहते थे और जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, जबकि जो क्षत्रियस थे वेर आल्सो हेड इन हाई एस्टीम बिकॉज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज दे एंजॉय। और जो क्षत्रिय थे उनको भी ज़्यादा सम्मान मिलता था क्योंकि उनके पास पावर रहती थी, इसलिए। फोर्थ है हमारा स्लेवरी। स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट वाइल जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यू टू अ फीचर्स ऑफ हिंदू प्राइवेट लाइफ। और जो चौथे जो थे हमारे वो थे स्लेवरी। स्लेवरी की जो लाइफ थी वो एक आम इंसान की जैसी लाइफ रहती है वैसी लाइफ थी, एक प्राइवेट लाइफ वो जीते थे। फिफ्थ में आता है हमारा, कस्टम ऑफ पॉलीगेमी एंड सती आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग। अब इस गुप्ता डायनेस्टी में ही जो हमारा पॉलीगेमी का और सती सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था, डेवलप्ड हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी क्या थी। तो नंबर 1 है हमारा, द स्टडी ऑफ साइंस मेड ग्रेट प्रोग्रेस। गुप्ता डायनेस्टी में जो साइंस है उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी थी यहाँ पर। सेकेंड है हमारा, नोटेबल एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्ट, बारामीर रोड देयर बुक्स। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर ही जो हमारे राइटर है या मैथमेटिशियन है, आर्यभट्ट है, बारामीर, इन्होंने अपने अपने बुक को लिखा था। थर्ड नंबर पे हमारा, इंडियन सर्जन वेर वेल वर्स्ड इन डिसेशन एंड प्लास्टिक सर्जरी। जो सूत्रत थे वो भी गुप्ता डायनेस्टी में ही आए थे और जो सर्जरी का था वो भी उन्होंने डेवलप किया था। मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसी में ही प्लास्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। नंबर 1, टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु, शिव एंड पार्वती वेर बिल्ट।
आर्ट और आर्किटेक्चर में जितने भी मंदिर जो बनाए जाते थे वो भगवान विष्णु के या शिव के या पार्वती जी के बनाए जाते थे। सेकंड, सम फेमस टेम्पल इंक्लूड दशवक्त्र टेम्पल एट झांसी, विष्णु टेम्पल एट तिगवा, शिव टेम्पल एट बुमारा एक्सेट्रा। और इसमें हमें कुछ मंदिर अभी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि झांसी का दशवक्त्र टेम्पल हो गया, तिगवा का विष्णु टेम्पल हो गया और भुमारा का शिव टेम्पल हो गया, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी में पेंटिंग के बारे में। नंबर 1, द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिच इट्स हाइट। जो पेंटिंग की जो आर्ट थी या कलाकृति जो थी वो गुप्ता डायनेस्टी में बहुत पीक पर गई, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। सेकंड है द बुद्धिस्ट केस्ट इन अजंता एंड बाग्स केव्स एट ग्वालियर बिलोंग टू द पीरियड एंड रिप्रेजेंट द एक्सीलेंट ऑफ इंडियन आर्ट। जैसे हम बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी की, अजंता में जो पेंटिंग है बुद्धिस्ट की और जो ग्वालियर में है पेंटिंग, ये शो करता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी उसमें एक्सीलेंट तरह की आर्ट शो हुई होगी, मतलब जो लोग हैं वहाँ के आर्ट और कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी के ट्रेड और रिलीजन के बारे में। नंबर 1, इंडिया हैड brisk ट्रेड रिलेशन विद वेस्ट थ्रू पर्शियन गोल्फ एंड रेड सी। इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था हमने देखा था अशोका के टाइम से ही काफ़ी अच्छा था, तो गुप्ता डायनेस्टी में भी ये जो रिलेशन था ये काफ़ी बड़ा, ये पर्शियन गोल्फ से लेकर रेड सी तक फैल गया था। सेकंड, सम फेमस पोर्ट्स आर काल्यानी, ब्रोच, कम्बे एंड तम्रलिपट्टी आर देयर। यहाँ पे कुछ फेमस पोर्ट भी थे जहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता था, जिसमें से काल्यानी हो गया, ब्रोच हो गया, काम्बे हो गया, ताम्रालीपट्टी हो गया। ये सारे उस समय के नाम है, अब इनको हमने बदल दिया है। थर्ड है हमारा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वाज एट पिक। और जो शिप है, जो जहाज बनने के जो था, वो भी इस गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। फोर्थ है हमारा बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म फ्लोराइज्ड अंडर द गुप्ताज। गुप्ता डायनेस्टी में जो बुद्धिज़्म था और जो हिंदुज़्म था वो भी बहुत ज़्यादा आगे गया। फिफ्थ है हमारा डोनेशन वेयर मेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। गुप्ता डायनेस्टी में ही हमने पहली बार देखा है कि लोग क्या करते थे, डोनेशन करते थे, मतलब पैसे डोनेट करते थे जिससे मंदिर का निर्माण या मेंटेनेंस हो सके। सिक्स्थ है हमारा संस्कृत लैंग्वेज इज इट्स परफेक्शन। गुप्ता डायनेस्टी में जो संस्कृत लैंग्वेज थी एकदम परफेक्ट तरीके से बोली जाती थी, मतलब ज़्यादातर जो लोग थे वो संस्कृत को ही बोलते थे। अब हम देखते हैं सेवन्थ पॉइंट हमारा, आफ्टर 468 AD, Gupta Empire start decline and collapsed by the middle of 6th century AD। लेकिन जैसे ही 468 AD आई और गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि नए नए जो एम्पायर थे वो आने लगे। अब हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। तो जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हुई तो नया किंगडम आ गया, वो था हमारा हर्षवर्धन। After the decline of Gupta Empire, many small kingdoms arose. One such kingdom was near Thanis, was ruled by Bardhan dynasty। तो गुप्ता डायनेस्टी के बाद, डिक्लाइन के बाद नए नए एम्पायर आए, उसी में से एक जो एम्पायर था वो था हर्षवर्धन का बर्धन डायनेस्टी, जिसको हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था। जो पहला रूलर था, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हर्षवर्धन। जो बर्धन डायनेस्टी थी उसका जो पहला रूलर था या सबसे अच्छा जो रूलर था वो था हर्षवर्धन। थर्ड है चाइनीज ट्रेवल हुएनसांग प्रेज्ड हिज रूल। और इसी के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, चाइनीज का एक ट्रेवलर यात्री हुएनसांग भारत आया था। फोर्थ है हमारा हर्षवर्धन हैड ट्राइड टू क्रॉस रिवर नर्मदा बट वाज डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। अब जो हर्षवर्धन था अपना एम्पायर काफ़ी बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने नर्मदा रिवर को पार करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसको कर नहीं पाया और वहीं पर उसको जो पुलकेशिन सेकंड था, जो चालुक्य का राजा था, चालुक्य किंग था, उसने इसको हरा दिया। फिफ्थ है हमारा ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शिव एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट। जो हर्षवर्धन था वो भगवान शिव को मानता था और उन्हीं की आराधना करता था। अब हम आगे बात कर लेते हैं नए किंगडम्स की, जिसमें हमारे साउथर्न किंगडम्स के देख लेते हैं कौन कौन से थे।
इनको सबको हम डिटेल में 7th क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन, चालुक्य एंड पल्लव्स कम्स इनटू प्रोमिनेंस। जैसे ही सातवाहन और चालुक्य, सातवाहन का डिक्लाइन हुआ तो चालुक्य और पल्लव इंट्रोड्यूस हो गए, ये नए रूलर्स आ गए। सेकेंड है, चालुक्य एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ विंध्यास टिल रिवर कृष्णा, देयर मोस्ट पावरफुल किंग वाज पुलकेशिन सेकेंड। दे हैड गुड ट्रेड रिलेशन विद अरेबिया, ईरान एंड साउथ ईस्ट एशिया। जैसे ही सातवाहन का जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ तो चालुक्य आ गए, और चालुक्य ने जो था अपना जो एम्पायर था साउथ, जो जो था उसका एम्पायर, उसने अपना एम्पायर कृष्णा नदी के किनारे तक बढ़ा लिया था। और उसका जो सबसे पावरफुल राजा जो था वो था पुलकेशिन सेकंड, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ये हम देख चुके हैं। और जिसका रिलेशन, जो मार्केटिंग सिस्टम है या ट्रेडिंग रिलेशन था, बहुत अच्छा था, अरेबिया के साथ था, ईरान के साथ था, और साउथ ईस्ट एशिया में भी उसका ट्रेडिशन बहुत अच्छा था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। फार डीप इन द साउथ वाज द किंगडम ऑफ पल्लवास हु रूल इन कांची, द ग्रेटेस्ट रूलर वाज महेंद्र बर्मन फर्स्ट। और हम बात कर लेते हैं साउथ की, तो साउथ में जो था पल्लव ने अपना एम्पायर, साम्राज्य अच्छा बढ़ा लिया था, जो कांची पे रूल कर रहा था, और उसका जो सबसे अच्छा राजा था या सबसे पावरफुल जो किंगडम था वो था महेंद्र बर्मन फर्स्ट का। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द साउथ इंडियन किंगडम हैड एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। जो साउथ इंडिया का जो किंगडम था जिसको हम बात कर रहे हैं पल्लव की, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी अच्छा था। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारा, असेंबलीज वेर आल्सो फ्रिक्वेंट इन साउथर्न किंगडम, दे इंक्लूड उर ओरा विलेज असेंबली एंड नगरम विच वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। अब ये जो पल्लव का जो किंगडम था, इसमें असेंबली हेल्ड की जाती थी, जिसमें लोगों के विचार विमर्श किए जाते थे कि किस तरह से हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमें हमारी आर्मी को पावरफुल करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो असेंबली में बात किया करते थे, जिसको मर्चेंट ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये था हमारा 11th चैप्टर। हमने इसमें कुछ जो नई डायनेस्टी उनको देखा। अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो तो हमें बताएं, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।